अब आपको सीधा ले चलेंगे इलाहाबाद, जहां पर कि किसान सम्मान समारोह में इनेलो नेता अभय चौटाला संबोधित कर रहे हैं। देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि आपके नारों की गूंज जो है सिंगू के बॉर्डर पे बैठे हुए किसान के कान तक जाएगी। गाजीपुर और शाहजहां बॉर्डर पे जाएगी। टीकरी और पुलबुल के बॉर्डर तक आपकी आवाज जानी चाहिए थी। आपके नारों की आवाज इतनी बुलंद होगी कि जहां कहीं भी किसान के समर्थक हैं उनके कान तक आपकी आवाज पहुंचेगी, और जो किसान का कहीं विरोध कर रहे हैं उनके कानों में और ज्यादा बड़े तरीके से समाज को पहुंचाने का काम करो। साथियों में की आवाज इतनी बुलंद होगी कि जहां कहीं भी किसान के समर्थक हैं उनके कान तक आपकी आवाज पहुंचेगी, और जो किसान का कहीं विरोध कर रहे हैं उनके कानों में और ज्यादा बड़े तरीके से समाज को पहुंचाने का काम करोगे। साथियों मैं बोलूंगा, जय जवान आपने जवाब देना है जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पूनम जी गाजीपुर बॉर्डर पे फोन करके पूछो कि आवाज आई कि नहीं आई। आदर और सम्मान के योग मंच पे बैठे हुए लगातार हरियाणा प्रदेश के किसानों का नेतृत्व कर रहे इस आंदोलन को सिंगू के बॉर्डर पे बैठ करके मजबूती प्रदान करने वाले भाई सुरेश कोत जी, इस आंदोलन में टीकरी के बॉर्डर पे लगातार पिछले 6 दिन से उस आंदोलन से जुड़े हर उस बड़े बुजुर्ग से, हर उस नौजवान से, हर उस माता बहन के टेंट में, ट्राली में, तंबू में जाकर के एक सोशल वर्कर के रूप में काम करके लगातार उन लोगों का हौसला बढ़ाने का काम कर रही आज आपके बीच में आई हुई सुश्री सोनिया मान जी, पंजाबी के बहुत बड़े गायक, आप सबके चलते, लेकिन जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, जहां भी व्यक्ति की बुलंद आवाज को दुनिया के अंदर बुलंद करने वाले, किसानों के साथ कंध से कंधा मिलाकर के खड़े होने वाले भाई मनकीरत ओढ़ी इस आंदोलन को एक नई पहचान देने वाले, इस आंदोलन में बच्चे बच्चे की जवान के ऊपर मोदी जी को किस तरह से दिल्ली में बैठे को विचलित करने का काम करने वाले आपके बीच में अभी जिस ढंग से उस गाय को प्रस्तुत किया, लगातार इस आंदोलन को उस गाने के माध्यम से मजबूती देने वाले पूर्व में रहे फौज के सिपाही भाई अजय हुड्डा जी,
आज आपके बीच में गाजीपुर के बॉर्डर से चल करके, जिसको लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे थे, हर रोज अपने ट्रैक्टर को लेकर के हजारों साथियों को गाजीपुर के बॉर्डर पे ले जा करके लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन की एक बात उन तक पहुंचाने वाली अभी आपके रूबरू होकर के गई नेशनल शूटर पूनम पंडित जी मंच पे बैठे हुए बहुत से जो किसान आंदोलन से लगातार जुड़े हुए, जिन्होंने सदा किसान आंदोलन को ताकत की, जो आज भी उस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए काम करे। सभी किसान साथियों, वही आज के इस किसान की महापंचायत में आए हुए इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के आसपास के गांवों से आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं बहनों, पत्रकार साहित्यकार दोस्तों, सब साथी लगातार आपके बीच में आज ये जब 96 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के बारे में अपने अपने ढंग से सारी बात आपके सामने रखी। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन साथियों, जिस तरह से पिछले 1 वर्ष से हम जिन हालात से इस देश में गुजरे, जिस तरह प्रदेश के 1 वर्ष के हालात रहे, मैं उनके बारे में चर्चा आपसे जरूर करनी चाहूंगा। साथियों, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है 8 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से आग्रह किया था और कहा था कि एक ऐसी बीमारी दुनिया में पैदा हुई है जिसकी वजह से सारा देश आज, सारी दुनिया आज भयभीत है, डरी हुई है। कोरोना के नाम की एक बीमारी है दुनिया में, देश में आई। देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से आग्रह किया था 8 मार्च के दिन कि अगर आप चाहते हो ये बीमारी जड़-मूल से समाप्त हो, खत्म हो, हमारे देश में बीमारी पैर ना फैलाए, तो फिर आपको आज पूरा दिन घर के अंदर रह करके शाम को 5 बजे के बाद अपनी छत पे चढ़ करके थाली बजाने का काम करना है। देश के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार किया और लोगों ने पूरा दिन अपने घर में रह करके शाम को हर घर की छत पर के चढ़ करके लोगों ने थाली बजाने का काम किया था। हमारा देश का प्रधानमंत्री कोरोना की बीमारी से निपटने की बजाय देश के लोगों में भय पैदा कर रहा था, डर पैदा कर रहा था। जहां डर और भय पैदा कर रहा था, वही कभी हमें थाली बजाने की बात करता था, कभी ताली बजाने की बात करता था, जबकि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती थी इस दुनिया के अंदर जिस महामारी ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया, मौत के मुंह में ले जाने का काम किया, जहां उस बीमारी से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री को फैसला लेना चाहिए था, जहां उस बीमारी की वजह से कारखाने बंद हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे, कॉलेज बंद हो गए थे, कैसे देश के अंदर आर्थिक सुधार हो इसके लिए निर्णय लेना चाहिए था,
कैसे देश के अंदर आर्थिक सुधार हो, इसके लिए निर्णय लेना चाहिए था। जहां देश के प्रधानमंत्री को उन मजदूरों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी जो हजारों मील से चल करके कारखानों में काम करते हैं, जो हजारों मील से आकर के हमारे खेतों और घरों के अंदर अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं। बड़ी हैरानी की बात थी, लाखों की संख्या के अंदर बिहार से आए हुए, उड़ीसा से आए हुए, बंगाल से आए हुए मजदूर, जब उनमें इस बात को लेकर के भय पैदा हो गया था कि कहीं इस बीमारी की चपेट में आ गए, तो चपेट में आने के बाद कहीं अपनी जान ना गवा बैठे। हालात जब देश में बने तो हर व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। जब उनमें इस बात को लेकर के भय पैदा हो गया था कि कहीं इस बीमारी की चपेट में आ गए, उस चपेट में आने के बाद कहीं अपनी जान ना गवा बैठे, इसलिए हर इंसान की इच्छा होती है कि मैं इस तरह के हालात जब देश में बने तो हर व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। लोग सड़कों के ऊपर उस 50 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर बिना पैर में चप्पल डाले, पैरों में छाले लेकर के हजारों मील का सफर तय कर रहा था। देश के प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर के कभी चिंता नहीं थी, इस गरीब की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा, ये गरीब अपने घर कैसे जाएगा, जहां उन्हें साधन मुहैया कराना चाहिए था। दो बड़े घोटाले हुए थे। अगर मैं एक एक घोटाले का विस्तार से जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। हरियाणा के अंदर जब नई सरकार हुई थी, किसान अपने खेत की धान की फसल काट करके मंडी में बेचने जा रहा था। सरकार की एजेंसियां उस धान को खरीद रही थी, लेकिन जहां उसको एमएसपी का भाव मिलना चाहिए था, सरकार ने एमएसपी देने की बजाय 250-300 रुपए क्विंटल कम करके किसान की जेब पे डाका डालने का काम किया था। पहले धान के अंदर लूट की एक राजनीतिक कमेटी बनाई थी। उस कोरोना के काल को कैसे निपटा जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने अध्यक्षता में, जहां वो खुद उसके चेयरमैन थे, मुझे मेंबर बनाया गया था, मेरे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेंबर थे, वहीं उस कमेटी में उसके मंत्री भी शामिल थे। मैंने उनके सामने पूछा था, जब हमारी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, मुख्यमंत्री जी, जहां आपने सरसों में किसान को लूटने का काम किया, आने वाले समय में इस कोरोना के काल में गेहूं की फसल की कैसे किसान ले जाकर के मंडी में जाएगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा था, हम थोड़ा बहुत समय ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन किसान का एक एक दाना खरीदने का काम करेंगे। साथियों, हैरानी की बात है, केंद्र की सरकार की तरफ से 17,000 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार को इसलिए दिया गया था कि वो किसान की गेहूं की फसल को खरीद के उसकी पेमेंट साथ की साथ करने का काम करे। पेमेंट देने की बजाय 2 महीने तक हरियाणा प्रदेश के किसान को बैंकों के चक्कर काटने पड़े थे। उस 17,000 करोड़ रुपए को एक बैंक था HDFC के नाम से, उस बैंक के लोगों के साथ सरकार में बैठे लोगों ने मिलकर के वो 17,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा कराया। 800 करोड़ रुपया उस 17,000 करोड़ का 2 महीने का ब्याज बना। हर 800 करोड़ रुपया बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर के बैठ करके सत्ता में बैठे लोगों ने उस पैसे को अपनी जेब में डालने का काम किया। उसके बाद शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला हुआ। जहां घोटाले हो रहे थे, न प्रदेश के किसान को लूटा जा रहा था, जहां हर वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा था, वहीं प्रदेश के किसान को लूटा जा रहा था। 800 करोड़ रुपया
वहीं हमारा देश का प्रधानमंत्री कृषि के कानून बनाने जा रहा था, 3 काले कानून बनाने के काम किए। मैं साथियों ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब कृषि के कानून का ड्राफ्ट तैयार हुआ, जब इसकी रूपरेखा बनाई गई थी, ये मामला 2012 का है। 2012 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जो इसके लिए कमेटी मुकर्रर की थी, जिसके 5 मेंबर थे जो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे। उनमें हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी का चेयरमैन था, जिस कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया। आप थोड़ा सा पीछे जाकर के देखोगे, 2012 को जब बजट का फैसला था, उसके अंदर कांग्रेस की तरफ से कृषि के इन 3 काले कानूनों का बिल भी आया था और इन 3 काले कानूनों को बिल के रूप में ला करके हमारे ऊपर थोपड़ा कांग्रेस पार्टी चाहती थी। उस वक्त के अंदर जब ये बिल आया था, कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। कांग्रेस के पास ऐसे लोगों ने उनको सत्ता में लाने का काम किया था जो अलग अलग क्षेत्रीय दल थे, छोटे छोटे दल थे, जो अपने अपने प्रदेशों के अंदर किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करते थे, किसानों को सुविधा देने का काम करते थे। उस वक्त में लालू प्रसाद की पार्टी का समर्थन कांग्रेस को था, मुलायम सिंह जी की पार्टी का समर्थन कांग्रेस को था, बीजू पटेल की पार्टी का समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ था। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन भी कांग्रेस पार्टी के साथ था। शरद पवार की पार्टी का समर्थन कांग्रेस के साथ था। जब वो बिल लेकर के आए, जब उन्होंने चर्चा शुरू कराई, इन सब पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी से जाकर के कह दिया कि अगर ऐसे काले कानून इस देश के अंदर आपकी सरकार लागू करना चाहेगी तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, आपकी सरकार गिरेगी। और सरकार के गिरने के डर से कांग्रेस पार्टी ने उन कानूनों को वापस लेने का काम किया। वो बिल लेकर गए थे, उसे कमेटी के सुपुर्द करके ठंडे बस्ते में डाल दिया था। साथियों, जो ड्राफ्ट कांग्रेस के समय में तैयार हुआ था, वही ड्राफ्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना की आड़ के अंदर उनको कानूनी रूप देने का काम किया। जहां उसको कानूनी रूप दिया जा रहा था, हमारे हरियाणा प्रदेश की 1 दिन के लिए असेंबली का सेशन हुआ था। केवल और केवल आपकी अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने विधानसभा के अंदर सबसे पहले इन 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया। जहां हमने इसका विरोध किया, भाई साथियों, हरियाणा प्रदेश के हर डिप्टी कमिश्नर के हेडक्वार्टर पे जाकर के इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, इसके लिए सदन में हर जिले के पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर के डीसी को ज्ञापन देकर के भी आया था। साथियों, अभी बात कर रही थी कि मैंने इस्तीफा देने का काम किया। मैंने उस वक्त में इस्तीफा दिया कि कहीं ना कहीं उस आंदोलन को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। आप याद हो, 26 तारीख को 26 जनवरी के दिन जब हरियाणा में जब बॉर्डर पे बैठा किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली के अंदर अपनी तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, जहां किसान तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश को मैसेज दे रहा था कि आज केंद्र की सरकार किसान को आंदोलन करने पे मजबूर कर रही है। आज किसान की जमीन को लूटने के लिए काले कानून बना रही है। आज किसान उस खेत का मजदूर मालिक के साथ मजदूर बन जाए, इसके लिए इस तरह के कानून हमारे ऊपर थोपड़ा चाहती है। उसके विरोध के अंदर लाखों किसान जो अपने अपने ट्रैक्टर पे बैठ करके जहां दिल्ली के लोगों का दिल जीतने का काम कर रहे थे, वहीं पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दे रहे थे, प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे थे, कह रहे थे कि आप इन काले कानूनों को वापस लें, चाहे काले कानून वापस लेने का काम करें। वहीं आप देश के किसान के लिए एमएसपी का नया कानून बना करके उस किसान की फसल की गारंटी देने का काम करे। लेकिन साथियों, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार
ये काले कानून वापस लेने की बजाय उन किसानों के खिलाफ देश द्रोह के मुकदमे बना रही थी, उन किसानों को कहीं ये कह करके बदनाम कर रही थी कि आंदोलन खालिस्तानियों का हो गया है, कहीं सिख और हिंदू को आपस में लड़ाना चाहती थी, हरियाणा और पंजाब के लोगों के बीच में विवाद खड़ा करना चाहती थी। एक षड्यंत्र 26 तारीख को रद्द करके इन्होंने इस देश के किसान को बदनाम करने की कोशिश करी थी। मैंने उससे पहले ये बात करी थी कि अगर 26 तारीख तक ये काले कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे तो मैं 27 तारीख को असेंबली में जाकर के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपने का काम करूंगा। मैंने साथियों इस्तीफा इसलिए भी दिया था कि लगातार बहुत सारे ऐसे नेता इस देश के थे जो किसान आंदोलन में जाकर के कहते थे कि हम आज सत्ता के साथ है, लेकिन किसान के साथ अगर सरकार किसी किस्म से कोई दबाने की कुचलने की कोशिश करेगी तो हम सत्ता को छोड़ करके किसान के साथ आके खड़े हो जाएंगे। मैं उन बहरूपियों के चेहरे बेनकाब करना चाहता था जो केवल किसान की चाहता था, जो केवल किसान की कोशिश कर रहे थे। हमारे हरियाणा प्रदेश के अनेक ऐसे विधायक थे जो जाकर के कहीं बॉर्डर के ऊपर घड़ियालियां भी उड़ाते थे, जो कहते थे कि हम किसान के हमदर्द, हम किसान के साथ रहेंगे। और साथियों, मेरे इस्तीफा देने के बाद वो सारे बहरूपीय बिल में बढ़ करके रह गए। अब उनमें से एक भी किसी भी पेट्रोल बैरियर पे नहीं जा सकता, उनमें से कोई एक भी आज किसी किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता। आज साथियों, जिस तरह किसानों को कमजोर करने की साजिश के अंदर की सरकार रच रही है, मैं आप एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरे सामने सिर्फ 2 विकल्प थे। एक मेरे सामने खुशी थी और दूसरा मेरे सामने किसान था। मुझे उन दोनों में से एक का चयन करना था। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी का खून है और चौधरी देवीलाल ने बड़े से बड़े पद को ठोकर मारने का काम किया। चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री के पद को भी, अपने ताज को भी वीपी सिंह के सर पे रखने का काम किया था। लोगों के बीच में कभी कहीं उस बात को कभी कमजोर नहीं होने दिया। मेरे सामने केवल 2 विकल्प थे। एक विकल्प था कि मैं विधायक के पद पे बना रहूं और दूसरा विकल्प था कि मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूं। चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कि मैं विधायक की छोड़नी थी, छुट्टी छोड़ करके किसान के साथ खड़े होने का काम किया। किसान के साथ खड़ा हुआ। वही साथियों, आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आप बहुत लंबे समय से बैठे हो, बहुत देर से आप आए हुए हो। आपका मन, ये जो कलाकार साथी बैठे हैं, ये कलाकार पहले थे, आज ये किसान के पुत्र है, आज ये किसान के बेटे हैं, आज ये किसानों की आवाज है, आज ये किसानों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। आज ये मनोरंजन करवाने के लिए नहीं आए, आज आप ये आह्वान करने के लिए आए हैं कि अगर आप किसान के घर में पैदा हुए हो तो फिर आपको सारे राजनीति से ऊपर उठ करके, सारी आपसी छोटे मोटे विवाद भूल करके इस किसान आंदोलन का हिस्सा बन करके उस किसान को नए सिरे से आजाद कराने का काम करो, जिस किसान को आज देश की सरकार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इलाके का एक एक किसान जो है, फसल की कटाई का समय आने वाला है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोगों को अपनी खड़ी फसल खेत के अंदर, जिसकी चिंता मत करना, किसी साथी की फसल की कटाई में दिक्कत आएगी, मुझे फोन करके कह देना, उसके खेत में कंबाइन भेज दूंगा, उसके गेहूं मैं कटवाऊंगा, उसकी गेहूं मैं निकलवाऊंगा और उसकी गेहूं को MSP पे मेरा काम है बिकवाने का। सरकार नहीं अगर उसको भेजेगी तो सरकार के गर्दन पे पैर रख करके आपकी फसल को सरकार से MSP के रेट पे बिकवाने का काम करूंगा। साथियों, आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, आज के जो हालात है, आज जिस तरह से लोग लगातार किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। आज जींद के लोगों ने फैसला किया है कि जींद के अंदर बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता किसी काम में नहीं जा सकेगा। आज पूरे सिरसा जिला से आए हुए आप लोग बैठे हैं, आप आज एक फैसला लेकर के जाओ कि आपके भी किसी गांव के अंदर बीजेपी और जेजेपी का कोई नेता प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर कोई आएगा तो हम उसका विरोध करने का काम करेंगे, लोग उससे इस्तीफे की मांग करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग
इसका डट करके विरोध करोगे। अगर आप विरोध करोगे तो दोनों हाथ खड़े करके मुझे बताओ कि हम विरोध करने का काम करेंगे। जहां सब लोग विरोध करोगे वहीं इलाहाबाद का बाई इलेक्शन आएगा। इलाहाबाद के लोगों से विशेष कहना चाहूंगा, क्योंकि इलाहाबाद के लोगों का कर्ज मेरे ऊपर है। आप लोगों ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया था, आपने मुझे विधानसभा का सदस्य चुना था, उन हालात में आपने मुझे वोट दिया था। जब देश का प्रधानमंत्री मुझे यहाँ हराने के लिए आया था, आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की बात सुनने की बजाय आप लोगों ने एक एक वोट डाल करके मुझे विधानसभा भेजा था। साथियों, उसी तरह से आने वाले समय में जब चुनाव हो आपके यहाँ पे, तो उस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोगों को सबक सिखाना और फिर से अपनी ताकत हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करना। आप आए, आप सब ने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। तो इलाहाबाद से आप अभय चौटाला का संबोधन सुन रहे थे, जहां पर कि किसान सम्मान सम्मेलन में इनेलो नेता अभय चौटाला पहुंचे, इन्हें सम्मानित किया गया और उसके बाद अभय चौटाला ने मंच से बीजेपी और जेजेपी पर निशाना भी साधा और साथ ही उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि उन्होंने खुद ही कहा था कि 26 जनवरी तक किसान आंदोलन का अगर सरकार हल नहीं निकालती तो विधायकी से इस्तीफा देंगे, इसीलिए उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया है।